नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर राजवीर और कबीर पहले से ही बैठे युदा। कुछ ही देर बाद इशिता हयात को साथ लेकर डाइनिंग एरिया में आई। कल तक जो डर हयात के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, आज उसकी जगह एक हल्का सा हौसला दिख रहा था। उसकी आंखों में अब भी कल की घटना का असर था, लेकिन उन आंखों में पहले जैसा खौफ नहीं था। रात भर इशिता ने उसे बार बार समझाया था, बेटा अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, ना सिर्फ मैं और राजवीर बल्कि कबीर भी। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इशिता ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा था। और याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो हयात। अगर तुम दार कर पीछे हट जाओगी तो सामने वाला तुम्हारे डर का फायदा उठाएगा, लेकिन अगर तुम हिम्मत से उसका सामना करोगी तो वही डर उसकी हार बन जाएगा। शायद इशिता की बातों ने ही हयात के अंदर एक नया हौसला भर दिया था। इसीलिए उसने फैसला कर लिया था, आज वो कॉलेज जरूर जाएगी और उस अनजान इंसान का सामना भी करेगी। हयात धीरे से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसके सामने इशिता बैठ गई। कबीर और राजवीर की नजर जैसे ही हयात पर पड़ी, दोनों कुछ पाल के लिए उसे देखते ही रह गए। कल की डरी हुई हयात और आज की खुद को संभालने की कोशिश करती हयात, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तभी हयात ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, डैड मैं आज कॉलेज जाऊंगी। कबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। हयात तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हारा कॉलेज जाना सही होगा। हयात ने सीधे कबीर की आंखों में देखा। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक शांत सा विश्वास था। मैं ठीक हूं और मैं आज कॉलेज जरूर जाऊंगी। हयात इतना कहकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। डाइनिंग टेबल पर फिर से खामोशी छा गई। इशिता बस खामोशी से हयात को देख रही थी और कबीर, उसकी नजर लगातार हयात पर ही टिकी हुई थी। कल तक जो लड़की डर के मारे कांप रही थी, आज वही पूरे हौसले के साथ कॉलेज जाने की बात कर रही थी। कबीर समझ नहीं पा रहा था, ये सिर्फ हिम्मत थी या फिर अपने डर से लड़ने की जिद। कुछ ही देर बाद हयात ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। उसने पानी पिया, अपना बैग उठाया और जाते जाते मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मॉम डैड मैं चलती हूं। राजवीर और इशिता ने प्यार से उसकी तरफ देखा। जैसे ही हयात दरवाजे की तरफ बढ़ी, कबीर भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, रुको। हयात के कदम वही थम गए। कबीर उसके पास आकर बोला, आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा। हयात ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी कबीर के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार, हयात मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, कबीर ने दोबारा कहा और इस बार उसकी आवाज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। हयात ने फिर से मना करने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने एक पाल की देर किए बगैर आगे बढ़कर उसका हाथ जोर से थाम लिया। हयात ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत थी। वो उसे खींचता हुआ अपनी कार की तरफ ले गया। तुम ये क्या कर रहे हो कबीर, हाथ छोड़ो मेरा। हयात गुस्से में चिल्लाई। उसकी आंखों में कबीर के लिए सिर्फ गुस्सा भरा था। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार का दरवाजा खोला और हयात को अंदर बैठने का इशारा किया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कुछ भी हो जाए वो हयात को उस परेशानी से दूर रखेगा, चाहे उसके लिए उसे हयात की नाराजगी ही क्यों ना झेलनी पड़े। जैसे ही गाड़ी चली, अंदर का माहौल और भी तनाव भरा हो गया। हयात विंडो के बाहर देख रही थी और कबीर स्टीयरिंग पर अपने हाथ कास कर गाड़ी चला रहा था। दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, लेकिन हवा में गुस्सा और मजबूरी साफ महसूस हो रही थी। हयात चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन साइकोलॉजी की क्लास शुरू होते ही, जैसे ही उसने अपनी बुक खोली, उसके अंदर से एक छोटी सी फोल्डेड चिट्ठी नीचे गिर पड़ी। हयात ने धीरे से उसे खोला। उस पर लिखा था, वेलकम बैक। तुम्हें देखने के लिए मैं कितना तारास गया था। अपने चाहने वाले को इतना परेशान करना ठीक नहीं है हयात। लव यू। एक पाल के लिए हयात का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से पूरी क्लास पर अपनी नजर दौड़ाई, जैसे हर चेहरे को पढ़ना चाहती हो। अगला ही पाल, वो अपनी सीट से खाली हो गई। प्रोफेसर भी पढ़ते पढ़ते रुक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, यस हयात, कोई डाउट है? हयात ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सर
मुझे 2 मिनट के लिए माइक यूज करना है। प्रोफेसर ने हल्का सा हैरान होकर कहा। क्लास के बाद बात कर लेना। हयात ने इस बार और भी दृढ़ आवाज में कहा। नहीं सर, मुझे अभी बात करनी है। उसके लहजे में इतना यकीन था कि प्रोफेसर बिना कुछ कहे साइड हो गए। क्लास के बाहर खड़ा रॉकी भी ये सब देख रहा था। हयात धीरे से पोडियम तक गई। उसने माइक अपने हाथ में लिया, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी पूरी क्लास को दिखाते हुए बोली, ये चिट्ठी किसने लिखी है? पूरा क्लासरूम एकदम खामोश हो गया। हर स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ देखने लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हयात ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आवाज पूरी क्लास में गूंज उठी। अगर किसी को भी मुझसे शादी करनी है तो हिम्मत करके मेरे घर आओ। मियां मॉम डैड से बात करो। ऐसे छुपकर चिट्ठियां लिखना या पीछे से परेशान करना, ये किसी मर्द की पहचान नहीं होती। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। और याद रखना, आज के बाद अगर किसी ने भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर हयात ने माइक वापस रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे क्लास से बाहर निकल गई। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। क्लास के बाहर खड़ा रॉकी ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। उसने एक बार पूरी क्लास पर तीखी नजर डाली, जैसे हर चेहरे को याद कर रहा हो। फिर बिना कुछ कहे हयात के पीछे चल दिया। कुछ ही देर बाद हयात और रॉकी कॉलेज से निकलकर घर की तरफ रवाना हो गए। हयात के क्लास से बाहर निकलते ही पूरा क्लासरूम कुछ पाल के लिए सैन रह गया। उसी वक्त इंपीरियल लॉ के ट्रस्टी ऑफिस में बैठे राजवीर भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये सब देख रहे थे। हयात को इस तरह बिना डर पूरी क्लास के सामने खड़े देखकर उनके चेहरे पर धीरे से मुस्कान आ गई। उन्होंने फख्र से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये हुई ना मेरी बहू। मुझे पता था हयात डरने वालों में से नहीं है। और इंपीरियल ग्रुप के अपने ऑफिस में बैठा कबीर भी लैपटॉप पर वही लाइव फुटेज देख रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन से एक पाल के लिए भी नहीं हटी। उसने हयात का हर लफ्ज सुना। अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो मेरे घर आकर मियां पेरेंट्स से बात करो। छुपकर चिट्ठियां लिखने वेल या पीछे से परेशान करने वेल लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कबीर बस खामोशी से स्क्रीन को देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, लेकिन उसकी गहरी नजरें इतना जरूर बता रही थी कि आज उसने हयात का एक बिल्कुल नया रूप देखा था। कार में पूरे रास्ते खामोशी छाई हुई थी। हयात खिड़की के बाहर गुजरते रास्तों को खामोशी से देख रही थी और रॉकी पूरा ध्यान रोड पार रखकर गाड़ी चला रहा था। तभी हयात के फोन की स्क्रीन जगमगाई। अननोन नंबर। स्क्रीन पर वही शब्द देखते ही उसके चेहरे के हावभाव एक पाल के लिए बादल गए। उसने गहरी सांस ली। इस बार उसने फोन काटने के बजाय कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पाल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर एक ठंडी और धीमी आवाज सुनाई दी, हयात, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हयात ने अपनी आवाज को पूरी तरह संभलते हुए कहा, नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर वही ठंडी आवाज आई, फिर पूरी क्लास के सामने ये क्यों कहा, अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे घर आकर मियां पेरेंट्स से बात करो। हयात ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि आपने ही मुझसे शादी की बात की थी। अगर आप अब भी अपनी बात पर कायम है तो फिर छुपने की जरूरत क्या है? मेरे घर आइए, मियां मॉम डैड से बात कीजिए। वैसे भी मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि आप कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। बस फोन, अंधेरा और चिट्ठियां, इन सब से मैं किसी इंसान को कैसे पहचान सकती हूँ? हयात की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। अगर सच में इतनी हिम्मत है तो सामने आइए, अपनी बात खुलकर कहिए। एक पाल के लिए फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हयात ने बिना रुके अपनी बात पूरी की। और एक बात, आज के बाद मुझे इस तरह बार बार कॉल मत कीजिए। शाम को मेरे घर आने की हिम्मत हो तो टैप कॉल कीजिए, वरना कभी मत कीजिए। ये कहकर हयात ने बिना उसके जवाब का इंतजार किए कॉल काट दिया। कार के अंदर फिर से गहरी खामोशी छा गई। रॉकी ने एक पाल के लिए हयात की तरफ देखा, जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो। हयात ने उसकी नजर महसूस कर ली। वो धीरे से बोली, रॉकी। रॉकी ने उसकी तरफ देखा। मुझे बस घर जाना है। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना ही डर, बस एक हल्की सी थकान और खामोशी थी। रॉकी ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया और दोबारा पूरा ध्यान रोड पार लगा दिया। कुछ ही देर बाद हयात की कार मैंशन के अंदर दाखिल हुई। हयात बिना कुछ कहे कार से उतरी और सीधा घर के अंदर चली गई।
उसके कुछ ही पाल बाद डू और गाड़ियां भी मैंशन के गेट के अंदर आकर रुक गई। एक से राजवीर उतरे और दूसरी से कबीर। दोनों तेज कदमों से घर के अंदर चले गए। रॉकी भी उनके पीछे आया। जैसे ही कबीर की नजर उस पर पड़ी, रॉकी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। सर, मैडम को रस्ते में एक। कबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही शांत लहजे में कहा, मैं जानता हूं। रॉकी एक पाल के लिए चुप हो गया। उसने हाँ में सर हिलाया और खामोशी से वहां से चला गया। राजवीर ने हैरानी से कबीर की तरफ देखा। कार में क्या हुआ था, कबीर? कबीर ने एक पाल के लिए सीढ़ियों की तरफ देखा जहां हयात अभी भी गई थी। फिर धीमी आवाज में बोला, डैड, मैं आपको सब कुछ बताता हूं, लेकिन पहले मुझे हयात से बात करनी है। इतना कहकर कबीर बिना एक पाल गवाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसकी नजर सिर्फ हयात के रूम की तरफ थी। हयात अपने रूम में आते ही अपना बैग सोफा के पास रख देती है। उसने हाथ में पकड़ा फोन बेड पर रख दिया और बिना कुछ सोचे बालकोनी की तरफ चली गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही कॉल घूम रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला। कबीर बिना कुछ कहे अंदर आ गया। हयात ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कबीर सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, मुझे तुम्हारा फोन दो। हयात ने बिना एक पाल गवाए जवाब दिया, नहीं। कबीर की नजरें उस पर टिक गई। हयात, पहले जब भी मैंने तुमसे फोन मांगा, तुमने बिना कुछ कहे दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? हयात के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। टैब मेन पागल थी, इसलिए बिना सोचे समझे अपना फोन आपको दे देती थी। उसने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, अब थोड़ा दिमाग आ गया है, इसलिए अपना फोन नहीं दूंगी और आप मेयर रूम से जा सकते हैं। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। हयात, दूसरी बार तुम मुझे मियाँ ही घर में रूम से बाहर जाने को कह रही हो? हयात भी बिना पीछे हेट उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। जब पहली बार कह सकती थी, तू दूसरी बार क्यों नहीं कह सकती? कुछ पाल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती रही। फिर कबीर ने अपनी आवाज को संभलते हुए कहा, हयात, मुझे तुम्हारा फोन दो। हयात ने साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं नहीं दूंगी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा कम था और सवाल ज्यादा। ठीक है, तुम चाहती क्या हो? स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यूड। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।